हेलो साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप जहां भी हों अच्छे हों और स्वस्थ हों। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने का मतलब यही है कि आप लोगों ने संसद के हमारे जो फर्स्ट पार्ट है उसको देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। चैनल पे पड़ा हुआ है वीडियो हमारा संसद का फर्स्ट, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। और ये मेरी क्लास सेकंड है, आपके संसद की क्लास आपके सेकंड पार्ट 2 आ गई है। तो आइए इसमें क्लास को स्टार्ट करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिससे आपके पेपर में हेल्पफुल ये क्लास होने वाली है। तो क्लास को पूरा देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लास को शेयर करा करें। फिर मैं कह रहा हूँ, अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पे पड़ा है, उसको भी आप लोग ज़रूर देखें। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट का 25वां, स्वतंत्र भारत में संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो आपके जो करेक्ट आंसर आएंगे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है स्वतंत्रता भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? क्या करते हैं ये आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लल्लन टॉप क्वेश्चन है ये आपका। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो आपको पता है ऑफकोर्स कि जो राष्ट्रपति हैं या उपराष्ट्रपति हैं, ये दोनों लोग संसद की अध्यक्षता नहीं करते हैं। अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर। कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो इस जितने भी आपके ऑप्शन है इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, कभी नहीं। जो राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं वो संसद की कभी भी अध्यक्षता नहीं करते हैं, वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखते हैं क्या कहता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो जो संसद है दोनों अधिवेशनों की जो अध्यक्षता है वो आपके करते हैं। फटाफट से आप लोग बताएं। मैंने अभी क्या बताया था? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। थोड़ी देर पहले अभी मैंने क्या बताया कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैंने बताया था कि लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। तो जो अध्यक्षता करेगा संयुक्त बैठक की वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। आगे आपको लेकर चलते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके लिए नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? फटाफट से, और वो करेंगे हमारे राष्ट्रपति। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित अगर करने की बात आएगी तो वो हमारे राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि संसद की सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके लिए आयोजित की जाती है? अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि संसद के सदनों के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है किसके लिए आयोजित की जाती है, ये आपको बताना है। और वो आपका आंसर हो जाएगा उस विधेयक पर विचार करने के लिए, ऑप्शन डी, उस विधेयक पर विचार करने के लिए तथा उसे पारित करने के लिए
जिस पर मैंने बार बार बताया कि इनका कार्य केवल किसी विधेयक को जांचना, परखना और उसे पारित करना, तो इसलिए इनकी बैठक ज़्यादातर इनको बुलाई जाती है और साधारण विधेयक के लिए संयुक्त रूप से बुलाई जाती है। आगे आपको लेकर चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कहता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है और वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सदनों में के कुल उपस्थित और मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है तो दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या किया जाता है, यह आपको बताना है और उसे क्या कहते हैं, प्रस्ताव गिर जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। 32-33 क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। प्रथम विषय क्या होता है? प्रथम काल, शून्यकाल। शून्यकाल आप लोगों को पता है कि 12 से और 1 के बीच को हम लोग कहते हैं शून्यकाल। क्या कहते हैं? शून्यकाल। तो कह रहा है कि संसद की कार्यवाही में, जो कार्यवाही होती है संसद की सूची में, प्रथम विषय होता है। प्रथम विषय को क्या कहते हैं? तो प्रथम विषय को क्या कहा जाता है? प्रथम विषय को कहा जाता है प्रश्नकाल। जब हम संसद की कार्रवाई करते हैं दोनों सदनों को बुलाकर, तो उसमें जो प्रथम विषय होता है वो उसे कहते हैं प्रश्नकाल। उसमें आप प्रश्न कर सकते हो। और जो शून्यकाल कभी कदार होता है तो वो होता है 12 से 1 बजे के काल को हम लोग क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। और जो प्रथम विषय होता है वो हमारा प्रश्नकाल होता है। ऑप्शन बी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 आइए देखते हैं कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। अच्छा क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, वो आपको बताना है और वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्यकाल। आगे लेकर चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34-35 को आइए पहले देखते हैं कि संसद के किस सदन की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित होता है। अगर ज़्यादा दिनों तक अगर बिना किसी सूचना के आप अगर अनुपस्थित रहोगे तो आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ये सभी को पता है, आपको सूचना देनी पड़ती है। 1-2 बार अगर हो जाए तो चल जाएगा काम, लेकिन अगर आप कुछ दिन तक अगर आप ऐसा करोगे कि बिना सूचना दिए अगर अनुपस्थिति दोगे तो वो कितने दिनों के बाद में आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ये आपको पता होगा। बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है। 60 दिन का बायोडाटा होता है, 60 दिन के अंदर आपको सूचना बिना दिए आपको गायब नहीं होना रहता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें अपने ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है, कि अपनी उपस्थिति को ज़्यादा दिन आप बिना सूचना के नहीं रह पाओगे। आपकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा अगर 60 दिन से अगर ओवर हो जाएगा तब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर आइए देखते हैं कि 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। ये तो मैंने बताया था, उसी से आप लोग दिमाग लगा लीजिए कि जब मैंने बताया कि 6 माह से ज़्यादा का ड्यूरेशन नहीं होना, ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। 6 माह के अंदर आपको इसकी बैठक बुलानी पड़ती है। क्या बुलानी पड़ती है? संसद की बैठक बुलानी पड़ती है। तो निश्चित अगर 1 साल में, तो 6 माह के बाद में करोगे तो 1 साल में 2 बार तो करना आपको अनिवार्य करना पड़ेगा। तो कम से कम 2 बार आपको करना पड़ेगा।
एक साल में कम से कम 2 बार इसकी मीटिंग होना अनिवार्य माना जाता है। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 36 पर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 को आइए देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। आपको पढ़ना है इस क्वेश्चन को और फिर आप आंसर दोगे और इसका जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। मैंने पहले ही इसको बता दिया है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है? क्या कह रहा है क्वेश्चन को एक बार समझ लो। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो क्या वो साधारण धन विधेयक, वित्त विधेयक, किस पर दोनों सदनों के अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है? वो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान संशोधन पर। अगर हम किसी चीज को संशोधन करते हैं तो उसमें जैसे अभी क्या होता है कि संशोधित करते हैं तो हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं हमारे अनुच्छेद में, और इतना बड़ा अगर आपको डिसीजन लेना है तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए, लोकसभा का भी बहुमत होना चाहिए, 50% नहीं बहुमत होना चाहिए, और लोकसभा का भी बहुमत होगा तभी वो संविधान संशोधक विधेयक पास होगा। तो ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जब हम अपने संविधान में किसी अनुच्छेद को जोड़ते हैं, जैसे क्या होगा 48 ये जोड़ दिया, 39 ये जोड़ दिया, 44 भी जोड़ दिया, तो ऐसे जब हम किसी चीज़ को संविधान में जोड़ते हैं, किसी चीज़ को, जैसे हम लोगों ने संविधान संशोधन करके संविधान के 100वें संविधान संशोधन में हमने बांग्लादेश को जो ज़मीन दी थी, कॉरिडोर दिया था, तो वो संशोधित करना पड़ा था। और जीएसटी जब हमने लागू की वो संविधान में संशोधित करके हमने जीएसटी को इंक्लूड किया था। तो जब ऐसी डिसीजन, इतने बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं तो उसमें तीनों लोगों का इंक्लूड होना और बहुमत के साथ में निर्णय लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन जब किया जाएगा तो तीनों लोगों का, दोनों सदनों का बहुमत से पास किया जाना आवश्यक माना जाएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आज ये पहले देखते हैं 38 और 39, दो क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है ये आपको बताना है, और वो आपके हो जाएंगे कि संसद के द्वारा ही किया जाता है संसद के निर्णय को। बहुत बार क्वेश्चन आपके राष्ट्रपति आप लोग कन्फर्म लगाते हो कि क्या ये स्वयं करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हो वहाँ पे कि संसदों के वेतन का जो निर्णय होता है क्या संसद स्वयं करेगी, तो यह आपको संसद के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि उसमें आपके राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के जब अध्यक्ष सभी लोग हैं तो उसमें और कौन कर सकता है। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, 1/10 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको देर नहीं करना होता है जब इतना बेहतरीन क्वेश्चन और इतना आसान क्वेश्चन आने लगे तो। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है RRB 2000, ये कोरम वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना होता है, आपको करेक्ट आंसर देना होता है 1/10 होता है। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाइए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से आप लोग बता दीजिए कि अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघीय सरकार। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? संघीय सरकार आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर।
भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। क्या बताना है इसमें कि भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, और वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लोकसभा को मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ये आपको बताना है और यही आपका सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, इस शब्द को देखिएगा और बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, 43 और 44 तीनों क्वेश्चन को आइए फटाफट से देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 42, 43 और 44 कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद होंग प्रेसिडेंट को गठन हुआ था। पार्लियामेंट का गठन कब हुआ था? तो फटाफट से आप लोग बता दीजिए कि कब किया गया था। तो का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1980, 89, 91, 77। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1989। आपका ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और भी बेहतर दिया हुआ है। अस्थायी सदन भारत में कब तक अस्तित्व में रही? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कि जो अस्थायी सदन भारत में कब तक अस्तित्व में रही, और वो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा ऑप्शन डी 1952, 17 अप्रैल 1952। आगे आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर कि भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? संसद का उद्घाटन कब हुआ था? और वो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा ऑप्शन बी 1927। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की पार्लियामेंट मतलब संसद का उद्घाटन कब हुआ था? वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1927 में। क्या अब आप गलती करोगे? मुझे नहीं लगता है कि आप इन क्वेश्चनों पर गलती करोगे कि भारत की पार्लियामेंट संसद का गठन कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कब हुआ? 1927 में हुआ। आगे आपको ये आपका आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 45। संसद के दोनों सदनों का छात्रावास कौन करता है? फटाफट से आप लोग बताएं कि संसद के दोनों सदनों का छात्रावास कौन करता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 45 ये आपके लिए होमवर्क की क्लास रहेगी कि आप इन क्वेश्चनों का जवाब दें कि संसद के दोनों सदनों का छात्रावास कौन करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी क्लास का लाभ उठा पाएँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। दोस्तों में भी बेचें, ग्रुप वगैरह में भी सेंड करें, क्योंकि आपके लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है एग्ज़ाम में। तो फिर हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में, अगले टॉपिक के साथ में, अगले कंटेंट के साथ में। फिर आपसे क्लास में मिलते हैं। तो आप लोग इस क्लास को बेहतर तरीके से देखकर अपने क्वेश्चन को, संसद से जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे वो मैंने पढ़ा दिए हैं। अब आप संसद से कभी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा।